हाय प्यारे बच्चों, आप हैं हैप्पी साइंस चैनल पर। मैं हूं आपका मेंटोर, आपका टीचर LK। और आज मैं आ गया हूं एक और टॉपिक केमिस्ट्री का, उसको आसान बनाने के लिए, ताकि आप आराम से उसको समझ सकें और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए बढ़ते हैं 10th क्लास का चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, और उसका टॉपिक है सॉल्ट। आइए देखते हैं कि सॉल्ट होता क्या है। बच्चों, आप देख रहे हो कि ये जो मैंने सब्सटेंस लिखा है केमिकल, वो क्या है। जाहिर सी बात है, आप समझ गए, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। और ये सब्सटेंस क्या है? ये है HCl, और इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हो गया बेस और ये हो गया एसिड। अब जब इन दोनों की रिएक्शन होती है आपस में, दोनों जब मिक्स कर दिए जाते हैं, तो क्या होता है वो देखते हैं कि NaOH का OH ग्रुप और HCl में से हाइड्रोजन, इन दोनों को आप इस तरीके से बॉक्स में इनक्लोज कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि OH और H दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? H2O। तो इनको आप यहाँ से हटा दीजिए, और जब ये दोनों हट जाएंगे तो दोनों जो बचा है Na और यहाँ पर क्या बचा है Cl, इन दोनों को मिलाकर यहाँ लिख दीजिए। तो ये रिएक्शन आपको आराम से याद हो जाएगी कि भाई देखो, बेस में से OH और एसिड में से H हम लोगों को हटा देना है, और बाकी बचा हुआ जो एलिमेंट है या एटम है वो एक साथ लिख देना है। तो ये ही रिएक्शन, चाहे कोई भी एसिड हो और बेस हो, उसके लिए भी सही है। और ऐसे ही आप जब लिखेंगे तो वो रिएक्शन आराम से याद हो जाएगी। तो अब जो ये बना NaCl, इसी को बोलते हैं सॉल्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? सॉल्ट बोलते हैं। तो अब आप देखो कि एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बन रहा है। अब इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन का एक स्पेशल नेम है, और वो है न्यूट्रलाइजेशन। तो अब हम अगर सॉल्ट को डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे कि द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड, द सब्सटेंस, यहाँ पर लिख देता हूँ, द सब्सटेंस विच इज formed during neutralization reaction is known as salt। अब देखो बेटा, ये जो सॉल्ट है, इसमें दो तरीके के आयन हैं। एक तो मेटल Na और एक दूसरा है Cl। जो मेटल है या जो Na है, सोडियम, वो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो नॉन मेटल होता है, जो मेटल नहीं है सॉल्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो मेटल होगी, एक नॉन मेटल होगी। तो मेटल पॉजिटिव होता है और नॉन मेटल कैसा होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव को बोलते हैं कैटाइन और नेगेटिव को बोलते हैं एनाइन। अब बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि कैटाइन किसको बोलते हैं, पॉजिटिव को बोलते हैं कि नेगेटिव को बोलते हैं, कैसे याद रखा जाए। तो देखो बेटा, एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं लेकर आया हूँ, एनाइन और कैटाइन को याद रखने का तरीका, कौन सा चार्ज उन पर होता है। देखो यहाँ पर देख रहे हो आप, एनाइन के सामने लिखा है नेगेटिव और कैटाइन के सामने लिखा है पॉजिटिव। अब देखो बच्चों, एनाइन में फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? A, और नेगेटिव में फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? N, कैटाइन में C, और इसी तरीके से पॉजिटिव में P। अब एनाइन में और कैटाइन में
कौन सा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले है? यस, जाहिर सी बात है कि एनाइन पहले है, क्योंकि ए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है और सी बाद में आता है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव में बताइए बेटा कौन सा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले है? वेरी गुड। तो एन जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले है। तो एनाइन और कैटाइन में पहले क्या है? एनाइन। और नेगेटिव और पॉजिटिव में पहले क्या है? नेगेटिव। तो एनाइन का नेगेटिव और कैटाइन का पॉजिटिव। तो आपको चुटकियों में याद अब हो जाएगा कि कैटाइन पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, एनाइन पर नेगेटिव होगा और कैटाइन पर पॉजिटिव होगा। तो जब इतनी बात समझ चुके हैं तो अब आगे आते हैं, आगे चलते हैं। तो ये बात हो गई सॉल्ट की। तो सॉल्ट के डेफिनेशन में एक बात और आगे लिख लोगे कि सॉल्ट इज मेड अप ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। सॉल्ट किससे बने होते हैं? कैटाइन से और एनाइन से, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन से मिलकर बने होते हैं। अब आगे चलते हैं। अब अगर कोई आपको सॉल्ट दिया हो, सपोज NaCl दिया है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये बेस और एसिड से मिलकर बना होगा। एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई होगी और क्या बना होगा? ये सॉल्ट। अब हम लोगों को ये बताना है कि ये जो सॉल्ट बना है वो किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना है, किससे डिराइव हुआ है, इसके पीछे कौन से एसिड और बेस हैं। तो देखो बहुत इजी है। अगर आपके पास सॉल्ट का फॉर्मूला लिखा है तो आप मेटेलिक जो एलिमेंट है उसके साथ तो OH लगा दें, और जो नॉन मेटल एलिमेंट है उसके आगे H लगा दें। Na के पीछे OH लगाना है, यानी मेटल के पीछे OH, और जो नॉन मेटल है Cl उसके आगे प्रीफिक्स, ये सफिक्स में लगेगा और ये किस में लगेगा? प्रीफिक्स में। नॉन मेटल के प्रीफिक्स और मेटल के सफिक्स में लगता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये बेस क्या रहा होगा जब ये एसिड बना, जब ये सॉल्ट बना तो बेस रहा होगा NaOH और एसिड रहा होगा HCl। अब एक क्वेश्चन हो सकता है बच्चों का कि भाई ये सर ये बताइए कि H अगर हम पीछे लगा दें तो क्या दिक्कत है? H अगर हम पीछे लगा दें तो क्या दिक्कत है? जैसे ClH और यहाँ लगा दें OHNA तो क्या परेशानी हो गई? लेकिन हम कैसे लिखते हैं? H पहले लगा रहे हैं और यहाँ पर भी Na पहले। तो इसका क्या मतलब है? बहुत इजी है कि देखो इन दोनों में से जब भी कोई केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो पहले लिखते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में लिखते हैं। ठीक है? तो H और Cl में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए बाद में आया है, और H है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये भी कह सकते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में आता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले। अब इन दोनों में से देखो सोडियम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव पहले लिखा जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में लिखा जाता है। अब ये भी अगर समझ में नहीं आया तो एक और तरीका मैं बता देता हूँ कि क्या करेंगे कि पॉजिटिव आयन पहले लिखा जाता है
पॉजिटिव आयन फर्स्ट और नेगेटिव आयन लेटर। अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो अब आप देखो HCl में पॉजिटिव आयन क्या है, हाइड्रोजन है तो पहले लिखा। NaOH में पॉजिटिव आयन क्या है, Na है तो पहले लिखा। तो पॉजिटिव आयन पहले और नेगेटिव आयन बाद में लिखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर HCl के आगे यानी प्रीफिक्स में H लगाया और Na के बाद में OH लगाया यानी सफिक्स में लगाया, सफिक्स में। इसी तरीके से एक और सॉल्ट हमने लिया K2SO4। अब K2SO4 है तो जाहिर सी बात है ये मेटल है। इसमें मेटल क्या है, पोटेशियम है, और नॉन मेटल रेडिकल क्या है, SO4 है। आयन, नॉन मेटल आयन क्या है, SO4 है। ये रेडिकल होता है। रेडिकल और आयन में डिफरेंस है, वो किसी और वीडियो में बता दूंगा। अगर आप कमेंट करोगे कि सर केमिकल फार्मूला बनाना, कि आप आराम से अपने आप केमिकल फार्मूला बना सको किसी का भी, वो मैं बता दूंगा। और प्लस ये चीज़ कि आयन क्या होता है और रेडिकल क्या होता है। तो ये आपकी डिमांड के ऊपर है कि अगर आप कहते हो कि क्या हमें इस तरीके का वीडियो चाहिए तो एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपको कभी भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एलिमेंट का नाम लोगे और आप तुरंत दो एलिमेंट के बीच में, दो रेडिकल के बीच में, दो आयंस के बीच में फार्मूला आराम से बना सकते हो। यहाँ तक कि ये जो 2 और 2 हर जगह लिखा हुआ है वो भी आप अपने आप लिख लोगे। आइए चलते हैं आगे कि इसमें जो सॉल्ट है उसमें मेटल क्या है, पोटेशियम है। तो मेटल के साथ हमने क्या कहा था कि OH लगाएंगे, तो मेटल के साथ हमने लगा दिया OH। और नॉन मेटल के साथ क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे, तो नॉन मेटल के साथ लगा दिया हाइड्रोजन। तो 2 क्यों लगाया हमने, क्योंकि 2 यहाँ पर K2 है तो 2 के यहाँ पर होंगे, तो इसलिए 2KOH। इसी तरीके से यहाँ H2 क्यों लिखा, क्योंकि K2 था तो H2 लगा दिया। इस तरीके से हम कोई भी अगर सॉल्ट दिया हो तो ये बता सकते हैं कि ये किस एसिड और बेस से मिलकर बना है। अब देख लेते हैं भाई फैमिली ऑफ सॉल्ट। अब फैमिली जैसे हमारे दैनिक जीवन में भी आप देखते हो कि मिश्रा फैमिली, शर्मा फैमिली, यादव फैमिली, इस टाइप से रहता है। तो क्या वो चीज़ है जो आती है कि ये मिश्रा फैमिली है, शर्मा फैमिली है, यादव फैमिली है, राजपूत फैमिली है, उनके पीछे लगने वाला सरनेम। तो जैसे आयुष शर्मा, कुमुद शर्मा, पीयूष शर्मा, इस तरीके से जब शर्मा कॉमन हो गया ना तो इसलिए वो एक ही फैमिली के हो गए। तो इसी तरीके से फैमिली ऑफ सॉल्ट भी है। सॉल्ट की भी फैमिली होती है। कैसे फैमिली होती है, देखिए ये NaCl है, ये Na2SO4 है और ये NaNO3 है। अब इन तीनों सॉल्ट में सरनेम यानी कॉमन क्या है, जैसे उसमें सरनेम था कॉमन, यहाँ क्या है, सोडियम कॉमन है। तो इसलिए ये किस फैमिली का सॉल्ट है, सोडियम फैमिली का सॉल्ट है। तो आप लिख सकते हो सॉल्ट्स ऑफ सोडियम फैमिली। ठीक है। और फैमिली कैसे बताई जाती है कि जो कॉमन एलिमेंट जो प्रेजेंट होता है किसी भी सॉल्ट में उसके बिहाफ पर। अब देखो यहाँ पर इन तीनों सॉल्ट में क्या कॉमन है, क्लोराइड कॉमन है। तो ये किस फैमिली के सॉल्ट हो गए, क्लोराइड फैमिली के। सॉल्ट ऑफ क्लोराइड फैमिली। तो कई सारे सॉल्ट लिखे हों, फिर आप देख लोगे कि कॉमन कौन सा एलिमेंट है और उसी के नाम पर वो फैमिली हो जाएगी सॉल्ट की। तो ये बात हो गई। हमने क्या अभी तक क्या देखा, सॉल्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन कैसे बनता है, सॉल्ट में एनाइन कैटाइन होते हैं, वो ट्रिक बताई जो कैसे याद रख सकते हैं। और फिर कोई अगर सॉल्ट दिया हो तो एसिड और बेस कैसे बता सकते हैं कि किस एसिड और बेस से डेराइव हुआ होगा। और फिर फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होती है कि
कॉमन जो एलिमेंट होता है कई सारे सॉल्ट्स में, तो वही उसकी फैमिली होती है। इसके बाद pH ऑफ सॉल्ट, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बच्चे समझने में परेशानी महसूस करते हैं, तो आप देख लेते हैं कि pH ऑफ सॉल्ट क्या है। बच्चों एक चीज़ आप बताओ कि HCl और NH4OH है, इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि आप आराम से समझ पाएँ। NH4OH और ये है एसिड, ये बेस है और ये एसिड है। ये वीक बेस है। कैसा बेस है? वीक बेस। और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक कैसे पहचानोगे? तो कुछ एसिड में लिख देता हूँ, HCl, H2SO4, HNO3, तो ये तो हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग। और जैसे सिरका है, विनेगर, CH3COOH, ये विनेगर है आपका। अगला है कार्बोनिक एसिड, जो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में, वाटर में घुलने से मिलती है। फॉर्मिक एसिड, जो आंट और वेस्प के, आंट और हनी बी के स्टिंग में होती है, डंक में होती है, जब वो काटते हैं तो यही इंजेक्ट करते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो ये कुछ एसिड हैं जो कि वीक है, वीक एसिड। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात करें तो देख लेते हैं। देखो NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ये सब होते हैं स्ट्रॉन्ग। और वीक कौन से होते हैं? जैसे जो काफ़ी फेमस है और बार बार आपको मिलेगा, NH4OH। इसी तरीके से एक और होता है CuOH का होल ट्वाइस, Cu, ये है आपका कॉपर। ठीक है, तो मेनली आप ये इस पर फोकस करें, ये याद रखने के बाद ये दो और ये वीक है NH4OH और ये स्ट्रॉन्ग है, तब आप आराम से समझ पाएंगे। अब आप उस जो हमने चार्ट बनाया उसमें देखो कि NH4OH कैसा है, वीक बेस है, और HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इससे ऐसे भी पता कर सकते हैं कि जैसे विनेगर अगर हम जीभ पर रख लें या स्किन पर डाल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम HCl अगर डाल देते हैं, जो हमने बताया था कि HCl कहाँ पर होता है, HCl होता है जो टॉयलेट शीट को क्लीन करने के लिए बॉटल्स आती हैं, और बॉटल में येलो कलर का एक लिक्विड होता है जो शीट पर डालते ही एकदम धुआं और फैना सा छोड़ता है, बबल्स छोड़ता है, तो वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो अगर स्किन पर पड़ेगा तो क्या हाल होगा वो आप जान सकते हो, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग है। अब देखो, अब ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो इससे सॉल्ट क्या बनेगा देख लो, आराम से आप बना सकते हो। मैंने ये एक तरीका बताया रिएक्शन लिखने का। और H2O, देखो H2O ये आप अलग कर दीजिए, और NH4Cl। अब NH4Cl जो बना, सॉल्ट बना, सॉल्ट है ये बी के बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो बताइए स्ट्रॉन्ग क्या है इसमें? स्ट्रॉन्ग था एसिड, तो सॉल्ट में किसका इफेक्ट होगा? जाहिर सी बात है कि स्ट्रॉन्ग वाले का ही होगा। तो ये सॉल्ट हो जाएगा एसिडिक नेचर का सॉल्ट।
कैसा सॉल्ट हो जाएगा ये? एसिडिक, क्योंकि इस सॉल्ट में जो प्रभाव है, जो डोमिनेंस है, वो किसकी रहेगी? स्ट्रॉन्ग एसिड की, क्योंकि ये तो बेचारा दब गया, वीक है। अब स्ट्रॉन्ग वाला अपना रंग दिखाएगा, अपना प्रभाव दिखाएगा कि नहीं मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो जो सॉल्ट बनेगा वो मेरे हिसाब से बनेगा, मेरे ही नेचर का बनेगा। तो वही है, माइट इज राइट, शक्तिशाली ही सही है। वही इसमें बात हो गई कि भाई जो स्ट्रॉन्ग है उसी के हिसाब से सॉल्ट का नेचर होगा, तो एसिडिक हो गया। इसके बाद हम एक और देखते हैं, NaOH प्लस HCl, इससे भी क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, NaCl और H2O बन जाएगा। अब देखो, अब वो अगर चार्ट देखो आप, तो यहाँ पर NaOH पता करिए स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, यहाँ पर लिख लो वीक, तो जाहिर सी बात है कि ये स्ट्रॉन्ग है। और HCl पता करिए कैसा है, उस चार्ट में देखिए, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग, अब तो भाई कांटे की टक्कर है, बराबर की लड़ाई है, तो दोनों ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे अच्छी तरीके से, लेकिन एक किसी का भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों बराबरी के टक्कर के हैं। तो न तो एसिड का इस सॉल्ट में प्रभाव दिखेगा, इफ़ेक्ट दिखेगा, और ना ही बेस का। तो ऐसे केस में ना तो एसिडिक ना बेसिक, तो क्या हो जाएगा ये? न्यूट्रल। और फिर आते हैं अगली कैटेगरी, वो देख लेते हैं। देखो, NaOH प्लस CH3COOH, यानी विनेगर या एसिटिक एसिड। अब देखो, यहाँ से OH और यहाँ से H हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो लिखने में ऐसे ही लिखा जाता है, इसलिए वो पीछे H जाएगा, तो उसको हम इधर नहीं कर सकते, करेंगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा, कर तो सकते हैं। अब देखो, OH और H निकाल दीजिए, तो क्या बचा? CH3CO, और हटा कहाँ से? H कहाँ से हटा? यहाँ से, तो यहीं पर Na आ जाएगा, तो ये बनेगा सॉल्ट, सोडियम एसीटेट, या IUPAC नेमिंग करें तो सोडियम इथेनॉइट। IUPAC नेमिंग भी हम लोग समझेंगे कार्बन चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर अभी आप समझ लो कि सोडियम एसीटेट इसका नाम है। अब देखो, यहाँ पर आप चार्ट में फिर से देखो, ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये वीक है, तो किसका प्रभाव सॉल्ट में दिखाई देगा? किसका इफेक्ट या कौन डोमिनेट करेगा? वेरी गुड, तो कौन करेगा? NaOH स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तो बेस चूंकि स्ट्रॉन्ग है, तो ये सॉल्ट भी कैसा हो जाएगा? बेसिक, बेसिक हो जाएगा। तो अब सॉल्ट की pH के बारे में अगर पता करना हो तो कैसे करेंगे? देखो, नेचर तो हो गया इसका एसिडिक, इसका हो गया न्यूट्रल, और इसका हो गया बेसिक। अब pH के बारे में जान लेते हैं कि pH स्केल पर इसकी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ क्या होगी एसिड और बेस की। देखो, pH स्केल हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। pH स्केल ये होता है, इसमें बीच में 7 होता है, इधर की तरफ जाने पर ये कम होता जाता है, 0 तक आता है, और इधर जाने पे ये इंक्रीज होता है, और ये इस तरीके से 14 तक जाता है। अब देखो, जो बीच की pH है, तो ये तो हो जाएगी न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH। तो जब न्यूट्रल सॉल्यूशन की ये pH है, तो
न्यूट्रल सॉल्यूशन की या न्यूट्रल सॉल्ट की पीएच क्या हो जाएगी, pH = 7। इसके बाद एसिड का देखिए, एसिड की जो पीएच है वो 7 से कम होती है। एसिड की पीएच कम होते 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 ये इधर 0 तक आती है। और पीएच और एसिडिक नेचर का जो रिलेशन है वो क्या रहता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। मतलब एसिड इधर की तरफ अगर जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, एसिडिक नेचर तो बढ़ेगा, लेकिन पीएच देखिए कम हो रहा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ एरो की तरफ बढ़ती है, एरो है इधर, लेकिन पीएच देखिए कम होता जा रहा है, 6, 5, 4, 3, तो 7 से कम है। तो एसिडिक सॉल्ट की पीएच कितनी हो जाएगी, 7 से कम। तो ये लेसर देन का साइन होता है। जिधर की तरफ मुंह हो वो बड़ा होता है और जिधर की तरफ उसका ये हो, दोनों जुड़े हुए होते हैं ना, मुंह की तरफ वाला हिस्सा बड़ा होता है, यानी 7 बड़ा है पीएच। तो पीएच लेस देन 7 होनी चाहिए इसकी, क्योंकि ये एसिडिक है। तो पीएच के बारे में आप बता सकते हो। इसी तरीके से बेसिक सॉल्यूशन की पीएच कितनी होगी बताइए, 7 से कंपेयर करिए, 7 से ज़्यादा। तो पीएच अगर 7 से ज़्यादा हो तो वो बेसिक होता है। तो देखिए नेचर जब आप एक बार समझ जाओगे, एसिडिक है, तो जब एसिडिक है तो आप कहोगे कि भाई 7 से नीचे आने पे एसिड होता है, तो 7 से कम अगर पीएच उसकी हो जाएगी। इसी तरीके से न्यूट्रल, तो आप कहोगे कि 7 अगर पीएच होगी तो न्यूट्रल होगा। और फिर आप देखोगे कि बेसिक अगर सॉल्ट है तो उसकी पीएच कितनी होगी, 7 से ज़्यादा, 8, 9, 10, 11, 12 कितनी भी हो सकती है। और ये पीएच निकालेंगे कैसे, ये जो सॉल्ट बना है उसे पानी में घोल लेंगे, पानी में घोल लेंगे। और घोलने के बाद एक पीएच पेपर आता है, पेपर जिसमें अलग अलग रंग होते हैं, कलर। तो जैसे ऑरेंज कलर है और रेड होता है, ग्रीन, इस तरीके से बहुत सारे इसमें कलर अलग अलग जगह पर अलग अलग कलर होते हैं। और जैसे ये पीएच लिखी हुई है वैसे ही कलर पर पीएच लिखी होती है। तो जैसे ही ये पीएच पेपर डालोगे, पहले तो कोई कलर नहीं होता उसमें, पीएच पेपर कलरलेस होता है, लेकिन जब इसमें डिप करते हैं सॉल्यूशन में तब वो अपना कलर दे देता है। तो जो भी कलर देगा उसी के करस्पॉन्डिंग उसकी पीएच होगी। वो कैसे जानेंगे, पीएच पेपर पर, जैसे जो आपकी नोटबुक होती है, किसी दिन दिखा देंगे पीएच पेपर, जो नोटबुक होती है ये वाली, यहाँ देखिए ये कलरफुल है, ये कलरफुल है ऊपर। तो इसी तरीके से एक पेपर ऊपर लगा होता है जो कि कलर दिखाता है और उस कलर की पीएच कितनी है वो सब यहाँ एक तरीके से बना होता है वो फिगर, इस जैसे ये। लेकिन अंदर देखो सारे पेपर कैसे हैं, वाइट कलर के या कलरलेस कह सकते हैं। तो जब ये पेपर हम फाड़ करके इसमें डिप करेंगे तो कलर जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ देख लेंगे। जो कलर उस पेपर का बनेगा, ये तो वाइट है, लेकिन जैसे ही डालोगे रेड हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। तो यहाँ देख लेंगे कि ऑरेंज कलर की पीएच कितनी लिखी है और ग्रीन कलर की पीएच कितनी लिखी है। जो भी कलर आएगा उसके करस्पॉन्डिंग हम पीएच यहाँ पर देख लेते हैं। तो ऐसे हम पता कर लेते हैं कि साल्ट की पीएच क्या है। तो ये टॉपिक था, आई होप आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही और वीडियो लगातार लेकर आऊँगा और आपकी साइंस की जो लर्निंग है, केमिस्ट्री की जो लर्निंग है उसको बहुत ईजी बना दूँगा, यही मेरा प्रयास है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। पिछले वीडियो जो हमने बनाए उसमें ब्लरिंग की दिक्कत आ रही थी, ब्लर हो जा रहे थे, लेकिन इस वीडियो में ये प्रॉब्लम फिक्स कर दी गई है। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार, गुड नाइट।